नमस्कार बच्चों, जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को विद्युत परिपथ आरेख में जो जितने तरह के सिंबल यूज करते हैं उसके बारे में बताया था। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओम का नियम, जो जनरली इसी पे आधारित है। इसका जितने भी फार्मूला जो हम आगे बताएंगे आधारित है, और आगे जितने भी एग्जाम होता है ओम के नियम पे ही पूछे जाते हैं। आखिरकार ओम का नियम होता क्या है, ओम का नियम क्या रिलेशन, किस दो बीच के रिलेशन देता है। ओम का नियम बेसिकली जो है वो वोल्ट और करंट के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, जो ओम का नियम के द्वारा हम जो दर्शाते हैं। जैसे आगे हम बताते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। ओम का नियम वैलिड होने के लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए? कि तापमान अगर डिफरेंट होगा तो प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ते घटेगा, मतलब वो बढ़ेगा या घटेगा उस तापमान पे डिफरेंट मटेरियल का प्रतिरोध जो होगा चेंज होगा। जब चेंज होगा तो V और I के बीच में रिलेशन जो है कांस्टेंट नहीं होगा, जो ओम का नियम वैलिड नहीं कहलाएगा। मतलब ओम के नियम के लिए तापमान जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, तापमान कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये हुआ, ये क्या कहा इन्होंने, कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, स्थिर तापमान पे किसी बंद परिपथ में, किसी बंद विद्युत परिपथ में दो सिराओं के बीच का विभवांतर, दो सिराओं के बीच का विभवांतर चालक के बीच प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होता है। देखिए ये हो गया स्टेटमेंट, लेकिन होता क्या है मैं आपको सर्किट से बनाकर दिखाता हूँ। कि मान लिया जाए कि ये मेरा बल्ब है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये मेरा बैटरी से हम इसको कनेक्ट करते हैं। मान लो कि एक एमीटर है जो करंट मेजर करता है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ये हम लोग V वोल्ट को लगा रहे हैं, अगर विभवांतर V दे रहे हैं, तो इसके बीच जो करंट जो फ्लो करेगा इसके समानुपाती होगा। मतलब अगर ये V बढ़ाएंगे I बढ़ेगा, V घटाएंगे I घटेगा। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तापमान जो होना चाहिए, इस परिपथ का तापमान या इलेक्ट्रिक वायर का तापमान जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली इसके बोले तो V जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यही कहलाता है ओम का लॉ। अब अगर कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसके बीच में कांस्टेंट आएंगे। जिसका आगे इसको हम लिख सकते हैं V इजकल टू R I इंटू आर, या R इंटू आई, कोई भी लिखे I इंटू आर। R जो हो गया वो कांस्टेंट बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। यहाँ R जो हो गया, R नियतांक बोला जाता है, R नियतांक बोला जाता है। इसी को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। अब इसको समझिए कि प्रतिरोधक होता क्या है। प्रतिरोधक का मतलब हो गया कि अगर किसी चीज़ को हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, मतलब इसमें होगा कि अगर इसको हम करंट का फ्लो करवा रहे हैं तो करंट में आवेश को अपोज करेगा। मतलब ये धारा को इसको हम कहें कि भाई इधर फ्लो हो तो कहेगा कि नहीं, तुमको हम नहीं जाने देंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं R द्वारा। अब ये R जो है एक नियतांक होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो अब ये जो अगर मान लिया जाए कि करंट जो होगा इसका R का व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों होगा? जैसे यहाँ से आप लिख सकते हैं कि R बराबर लिख सकते हो बाबू, R बराबर V बटा I। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट का फ्लो कम होगा। एक एग्जांपल के लिए तुम सोचो कि अगर मान लिया जाए पानी का फ्लो करवा रहे हैं, एक पानी का फ्लो करवा रहे हो इधर से, और यहाँ पे छोटा सा तुम्हारा एक छेद है, ठीक है।
अब इसमें बहुत छोटा छेद है, अब इसमें तुम पानी को फ्लो करवा रहे हो, जोर से ढकेल रहे हो तो निकलेगा। अब क्या किया हम बड़ा कर दिए तो क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा ना जी। मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में जब छोटा था तब प्रतिरोध ज़्यादा था, बड़ा हो गया तो प्रतिरोध कम हो गया। मतलब ये हुआ कि करंट को फ्लो करना, अगर ये जो आर जो होगा व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, करंट का होगा। मतलब आर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब ये हुआ कि अगर आर बढ़ाएंगे, इंक्रीज ऊपर का मतलब इंक्रीज करवाएंगे तो करंट क्या होगा, घटेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम आर को दुगना कर दिए, पहले मान लिया कि आर 5 ओम था, करंट कुछ और था, अगर 10 ओम कर दिए तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर आर को दुगना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब आर का मात्रक क्या होता है ये आगे बताता हूँ। इसके बीच में एक बहुत सा क्वेश्चन आते हैं जो भी और आई के बीच में ग्राफ बनाता है, उसके बीच में जो नियतांक आता है वो एक ग्राफ भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ होता क्या है, इसके बारे में आपको मैं चर्चा करूंगा। चलिए इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हम बात करें बाबू भी और आई का ग्राफ के बारे में, अगला जो टॉपिक लिख लीजिए, भी और आई का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना होगा कि ओम का नियम तभी वैलिड होगा जब तापमान को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, हमेशा याद रखना है। कहीं तापमान को डिफरेंट कर देंगे ओम का नियम वैलिड नहीं होगा। भी और आई के बीच में ग्राफ खींचेंगे, अगर मान लिया जाए ये मेरा भी जो हुआ वर्टिकल एक्सिस पे नोट करते हैं और आई को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नोट करते हैं। मतलब ये हुआ कि मैंने बताया कि V इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब V इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बताया था, V जो आपको बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बताया था, और बताया था V इक्वल टू आई इंटू आर। मतलब ये हुआ R जो होगा V बाई आई का रेशियो होगा। मतलब कि ये कि अगर कोई भी ग्राफ आपको दिया हुआ है, हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे, अब ऐसे हम ग्राफ बना कर दिखाते हैं कि मान लो एक साइड हम लिख दिए भी, जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में द्विघातीय दो चर वाले रेखिक करें, उसमें पढ़ना होगा आपको ग्राफ बनाने के लिए बी और आई। अगर मान लीजिए कि ये 0.2 एम्पियर है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि 0.4 होगा, यहाँ पे 0.3 है तो यहाँ पे 0.6 होगा, यहाँ पे अगर 0.5 है तो यहाँ पे 0.10 होगा। हम क्यों बता रहे हैं, जैसे देखिए इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम कह दें कि बाबू 0.4 बाई 0/2 का रेशियो करो, V बाई आई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये भी 2 है। अगर ये कह दे 0.6 बाई 0.3 को कह दे तो ये कितना आएगा बाबू, ये भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये ध्यान दो कि एक नियतांक जो है कांस्टेंट है, यही नियतांक को हम लोग बोल रहे हैं R, इसी को हम लोग प्रतिरोध बोल रहे हैं। आप ये बात समझिए कि अगर कहते कि नहीं बाबू अगर यहाँ पे 0.5 होता, तो अगर आपको कह दिया जाता कि नहीं यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे आपको वैल्यू को चेंज करके 0.5 कर देता, तब रेशियो निकालोगे तो कितना होगा 0.5 बाई 0.3, तो ये क्या होगा 2 से कम आएगा, 1.67 के करीब आएगा। मतलब ये हुआ कि ये दोनों, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1.67 आ रहा है, इसका मतलब वैलिड नहीं होगा, ये ओम का नियम वैलिड नहीं है। मतलब ये है कि आपको अगर 2 का रेशियो निकालें हर एक पॉइंट पे तो कांस्टेंट आना चाहिए, तब ओम का नियम वैलिड होगा। अब इसी को हम जब ग्राफ बनाएंगे, एक मान लो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ले लो, 3 ले लो, मैं इजी वे में समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 6, कुछ भी हो सकता है, 3 का भी समानुपाती हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब इसको ग्राफ बनाओगे तो ये इस टाइप से जाएगा। मतलब ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब ग्राफ में अगर आपको बोल दिया जाए कि अच्छा ही बताओ कि भी और आई के ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, ये आपका स्लोप कहलाता है। ये जो मेरा स्लोप है, स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा के द्वारा, आगे आप पढ़ोगे। ये स्लोप जो है थीटा के द्वारा, तो स्लोप जो हो जाएगा tan थीटा भी, ये मेरा क्या हो गया भी हो गया बाबू, और ये मेरा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो हम लोग tan थीटा कर देंगे भी बटा आई, tan थीटा क्या हो जाएगा भी बटा आई हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि भी जो हो गया मेरा वोल्ट हो गया, आई हो गया करंट हो गया, और इसका जो
कांस्टेंट आएगा वो आपको प्रतिरोध देता है। मैंने बताया कि V/I क्या देता है, प्रतिरोध देता है। तो इसका मतलब VI का ग्राफ क्या देगा, उसका स्लोप क्या देगा, प्रतिरोध देगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं V और I का ग्राफ का स्लोप प्रतिरोध देता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। अब इसी के बीच में R क्या होता है, अब R पे चर्चा करते हैं कि R जो है प्रतिरोध है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलिए आपको ये ग्राफ आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए अब अगला जो है प्रतिरोध। प्रतिरोध किन बातों पर डिपेंड करता है, आपको ये ध्यान देना है। प्रतिरोध जो होता है किसी भी वायर या तार का जो लेंथ होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, R जो होता है ρ × L/A। ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे आया मैं बता रहा हूँ कि ρ क्या है, L क्या है, A क्या है। मतलब अगर कोई वायर है, ये वायर है, ठीक है, अगर ये वायर है तो इसका जो लेंथ होगा, लंबाई जो होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये जो प्रतिरोध जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई, तार का लंबाई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ बाबू, कि अगर मान लिया जाए कि ये पहले 5 मीटर था और इसका जो प्रतिरोध था वो मान लिया कि 5 ओम था, ठीक है। बता जाएंगे कि प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम होता है, क्योंकि ओम ने ही ये रिलेशन बताया था V और I के बीच में, ही चलते उसको हम लोग ओम बोलते हैं। 5 मीटर मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम 10 मीटर कर दे रहे हैं बाबू, मतलब इसको लेंथ को हम दुगना कर दिए तो इसका प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ये भी 10 होगा। समानुपाती का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वही रेशियो में ये बढ़ेगा। अब क्या होता है, R जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका एरिया होगा। एरिया मतलब अनुप्रस्थ एरिया। अगर मान लिया कोई वायर, कोई तार जो है बड़ी मोटा है, कोई तार जो है बड़ी पतला है, अब कहेगा कि बताओ कि केकरा में सब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, इसमें कि इसमें। तो सोचो कि ये जो है विद्युत कर्मानुपात उल्टा है। अगर ये मोटा होगा तो कम फ्लो करेगा, पतला होगा तो ज़्यादा फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि मोटा वाला का एरिया ज़्यादा होगा और पतला वाला का एरिया कम होगा। तो आपको ये हो गया विद्युत कर्मानुपाती। और रो जो है रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो जो होता है इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जो नियतांक हो गया ये अनुपातिक कांस्टेंट हो गया, अनुपातिक स्थिरांक। अनुपातिक स्थिरांक हो गया, इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब बाबू क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए कि ये जो रो जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। मतलब ये जो रो जो हो गया वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज है। मतलब धातु का अलग होगा, चालक पदार्थ का अलग होगा, कुचालक पदार्थ का अलग होगा। तो रो का वैल्यू अलग अलग होगा। मतलब ये रो का वैल्यू धातु के लिए कम होगा, मतलब ये जो रेजिस्टिविटी कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर रो का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो हम कह सकते हैं बाबू कि जो प्रतिरोध जो है किसके किस पे डिपेंड करता है। तो पहला प्रतिरोध किस पे डिपेंड कर रहा है, तो तार का लंबाई पे, तार का लंबाई पे। दूसरा कहाँ, तो हम कह सकते हैं एरिया पे, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे मतलब कह सकते हैं। और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा बाबू, तो रेजिस्टिविटी, मतलब कि पदार्थ का। तीसरा जो होगा आपको डिपेंड करेगा पदार्थ के गुण पे। तो ये 3 चीज़ पे प्रतिरोध डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होगा, चलिए इसको आगे साफ करता हूँ।
प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होगा वो ओम होता है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग सिंबल जो है इस टाइप से नोट करते हैं। ओके, और अगर हम इसको कर दें रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, इसका जो यूनिट होता है एसआई मीटर होता है ओम मीटर होता है। क्यों होता है ये बताएंगे, ओम और मीटर इस टाइप से क्यों हुआ। जैसे मैं यहाँ से देखो कि आर मैंने बताया था क्या, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। इसको उधर ले जाओगे तो रो जो हो जाएगा आर इंटू एरिया डिवाइडेड लेंथ। अब आर का मतलब क्या होता है, ओम होता है बाबू, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होगा मीटर होगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, मतलब क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। मतलब याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे याद नहीं रखते हैं। अगर नहीं याद रखते हो तो यहाँ से आपको इससे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपको प्रतिरोधकता। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, ओम का नियम क्या होता है, ये मैंने आप कवर किया। इस पे क्या है कि बहुत सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं करवाता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि यदि किसी विद्युत बल्ब किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। दूसरा इसी में कुछ सवाल है, क्वेश्चन इसी में है कि यदि किसी विद्युत हीटर का प्रतिरोध कि कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो यहाँ पे समझिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने बताया क्या, ओम का नियम बताया था कि ओम का नियम में आपको वोल्ट दिया हुआ है, भी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। मतलब ये दिया हुआ है कि आपको भी दिया हुआ है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200 ओम। तो मैंने बताया था कि जो भी जो होता है ओम के नियम अकॉर्डिंग आई इंटू आर होता है, मतलब भी बराबर जो हो जाएगा आई इंटू आर। अब कह सकते हो करंट कितना लेगा बाबू, तो भी बाई आर, भी कितना 220 वोल्ट डिवाइडेड आर कितना है 1200। 1 0 से 0 हो गया, ये हो गया 11, ये हो गया 60, मतलब 11/60
एम्पियर। अगर बी में देखें क्वेश्चन, बी में ही कह रहा है क्या कि अगर कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, मतलब देखो यहाँ पे 1200 था और यहाँ पे 100 कर दिया, मतलब प्रतिरोध घटा रहा है बाबू, मतलब क्या होगा, करंट बढ़ेगा। और यहाँ से कर दोगे, बी क्वेश्चन में कर दोगे तो सेम से कर दोगे, आई बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट ही दिया हुआ है, 220 डिवाइडेड 100, मतलब कितना हो गया बाबू, 10 से 0 2.2 एम्पियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 1 से कम एम्पियर आ रहा है, इसमें क्या है 2 से ज़्यादा है, मतलब 2 एम्पियर से ज़्यादा है। मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग करेंट प्रतिरोध को बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ये क्वेश्चन से आपको निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी टाइप से और सब क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, जैसे ये चीज़ हो गया V = IR। मैं इस क्वेश्चन को करके नेक्स्ट क्लास में मैं ओम का नियम पे और सब क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो शुरू से जो करवा रहे हैं उसको याद दिला देता हूँ कि क्या क्या रिलेशनशिप है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि फार्मूला पे ही न्यूमेरिकल बना पाएंगे। अगर फार्मूला याद है तो ही न्यूमेरिकल को बना पाएंगे, अगर नहीं याद है तो नहीं बना पाओगे। तो चलो मैं कुछ शुरू से क्लास से बता दे रहा हूँ। एक आपको आवेश Q जो है बराबर N × E याद रखना है। शायद हम ये वाला भूल गए थे, नहीं बता पाए थे, लेकिन याद रख लो। ये पढ़ना तुम्हें नहीं है, आगे जाओगे तो पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कि बता दूँ, न तो कहीं कोई और मास्टर बता दिया तो लगेगा अरे सर आप फाके मार के भाग गए, लेकिन यही चलते बता रहा हूँ। N जो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इंग्लिश हिंदी में बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, ये होगा हमेशा इंटीजर होगा। क्यों इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 होगा, ऐसा नहीं कि 1.2 1.3 नहीं होगा, 1 2 होगा। ऐसा देखा है कि 1.2 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा N। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, बताया था, याद है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो एक ये हो गया आवेश बराबर N × E। दूसरा मैंने बताया था कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो I बराबर बताया था, Q बराबर बताया था I × T बताया था, या ये बताया था कि I बराबर Q/T। एक तो यहाँ से आ जाएगा, आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग करंट बोलते हैं। एक और मैंने बताया था कि जो विभवांतर जो होता है V बराबर क्या होता है, कार्य में बताया था कि उसको एक कार्य करने के लिए या 1 कूलम आवेश को निकालने के लिए कितना कार्य किया जाएगा, मतलब W/Q, ये बताया था। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब आगे ओम का नियम मैंने बताया हूँ। ओम का नियम में क्या बताया बाबू कि V = होता है I × R, या इसी को तुम लिख सकते हो कि R बराबर होता है V/I, रेजिस्टेंस बराबर। एक और मैंने बताया क्या बाबू कि R जो होता है वो होता है ρ × L/A। तो कुछ रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल का अलग अलग होता है। धातु जैसे कॉपर, तांबा का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, तो रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा। इसका वैल्यू कुछ दिया रहता है, आप याद कर लीजिएगा, इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको याद ये रखना है कि इसका SI यूनिट क्या होता है, R का SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, याद रखना है। मैंने बताया था R का SI यूनिट क्या होता है बाबू, ओम होता है। इसका क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। ये सब बात याद रखना है। अब यहाँ पे आपको इसका क्या होता है SI यूनिट, वोल्ट मैंने बताया था, V के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका क्या हो गया, आवेश को मैंने बताया था, कूलम के द्वारा सीधे बताया था, और जो कार्य होता है इसको मैंने जूल बताया था। ये सब चीज़ याद रखना है। और टी का आप समझ में करते हैं, सेकेंड समय होता है। ठीक है, इतना कहकर विदा लेता हूँ। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।